गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। काफ़ी लंबा समय हो गया, लेक्चर आपको नहीं मिल पाए थे, कुछ अलग परिस्थितियाँ डेवलप हो गई थी, उस वजह से ऐसा नहीं हो पाया। अब हम वापस इस लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत जब हमने हमारा सिलेबस या कोर्स स्टार्ट किया था, तब हमने इवोल्यूशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने कुछ इवेंट्स की लिस्टिंग की थी। हम लोगों ने ये कहा था कि आपको 1900 के बाद, मैं थोड़ा क्या है इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ 2-3 मिनट में, ताकि क्या है वापस फ्लो बन जाए आपका। 1900 में मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के साथ ही आप क्वांटम मैकेनिक्स के इवोल्यूशन को देखते हो। उसके पश्चात हम लोगों ने देखा था आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नील्स बोर हाइपोथेसिस, उसके पश्चात कॉम्पटन इफेक्ट, फिर डी ब्रोय हाइपोथेसिस। उस डी ब्रोय हाइपोथेसिस का एक्सपेरिमेंटल एविडेंस आपके डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के रूप में सामने आएगा। इसके साथ साथ हमने ये भी लिस्टिंग की थी हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत और श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। हालांकि उसके बाद भी बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पर हम 1926 या 1927 के आसपास हम पहुंच चुके थे इन सभी इवेंट्स के साथ। और हमने उन सभी टॉपिक को, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन के अतिरिक्त लगभग सभी टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में, उनके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को, उनके न्यूमेरिकल प्रैक्टिसेस को अच्छे से कर लिया था। और एक बात मैं यहाँ और क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि ये जो आपका टॉपिक है, ये जो बुक है क्वांटम मैकेनिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये टिपिकल भी है और इंटरेस्टिंग भी है। अगर आपको एक बार ये बुक या इसका जो सिस्टम है, ठीक है ना, अगर उसके साथ आपका सिंक्रोनाइजेशन हो गया, अगर आपके माइंड मेकअप इसके संदर्भ में पूरी अच्छे से हो गया, तब इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। और मेरी पूरी कोशिश यही है कि आपको बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हुए एडवांस लेवल तक मैं आपको लेके चलूँ। इसका एक कारण ये भी है कि बीएससी एग्जामिनेशन में तो ये आपके बुक है ही सिलेबस का पार्ट है, तो निश्चित रूप से एग्जाम में इसके क्वेश्चन तो आने ही आना है। उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बुक सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, मैं कह रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, ठीक है ना। इसका कारण क्या है कि बहुत से क्वेश्चन आपको इस बुक से डायरेक्ट मिलने वाले हैं। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, जहां पर भी फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट के रूप में आपसे पूछा जाएगा, वहां पर क्वांटम मैकेनिक्स क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे। तो इसलिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं इस लेक्चर सीरीज में केवल और केवल बीएससी पर फोकस नहीं रहने वाला हूँ। निश्चित रूप से बीएससी का तो पोर्शन हम पूरा करेंगे, क्योंकि वो आपके एग्जामिनेशन का पार्ट है। उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जितने डेप्थ तक जाना की आवश्यकता होगी, उतनी डेप्थ तक हम जाएंगे, ठीक है ना। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो वापस मैं क्या बता रहा था आपको, हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, डी ब्रोय हाइपोथेसिस और हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत को अच्छे से समझ लिया था। और हमने वहाँ पर एक चीज़ की और जिक्र किया था कि जो आपका एक ओल्ड क्वांटम थ्योरी की बात की थी और एक मॉडर्न क्वांटम थ्योरी की बात की थी। तो जो इनिशियल स्टेज में जो भी चीज़ें आपको इवेंट्स दिख रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह, नील्स बोर हाइपोथेसिस, मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी, ये सब क्या है, ओल्ड क्वांटम थ्योरी है। यानी यहाँ पर आपको बहुत से ऐसे इवेंट्स होंगे जिनको आप पूरी तरह से इनके द्वारा नहीं समझा सकते हो। फिर आगे आपको हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल और श्रोडिंजर वेव इक्वेशन मिलेगी, तो वो एक तरह से मॉडर्न क्वांटम थ्योरी के पार्ट है। बहुत सी इवेंट्स या बहुत सी घटनाओं को आप इनके द्वारा आसानी से समझा सकते हो। तो हम उसी क्रम में आज आगे बढ़ेंगे। हम करेंगे आज श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन, ठीक है। और एक तरह से देखा जाए तो क्वांटम मैकेनिक्स आपके शुरू होनी स्टार्ट हो गई है। इसके आगे का जितना भी पोर्शन या सिलेबस चलेगा, वो लगभग पूरी की पूरी तरह से श्रोडिंजर वेव इक्वेशन पर ही बेस्ड होगा। तो इसको आप बहुत आसानी से समझिए और हम इसको अच्छे से करते हैं। तो देखिए, श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन को पढ़ने से पहले आप एक इस चीज़ को ध्यान रखिए कि कभी कभी बुक में भी लिखा हो सकता है, या कभी कभी बोलचाल की भाषा में हम ऐसा कह देते हैं कि डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, ठीक है ना, कि श्रोडिंजर तरंग समीकरण की व्युत्पत्ति। लेकिन इस मिसकॉन्सेप्शन को आप हमेशा अपने दिमाग से दूर रखिए कि नो वन कैन डेराइव द श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक चीज़ है, श्रोडिंजर इक्वेशन को आप डेराइव नहीं कर सकते हो। जिस प्रकार से कूलम लॉ होता है, कूलम लॉ आपका क्या होता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q अपॉन R स्क्वायर, ये होता है कूलम्स लॉ। तो कोई आपसे कहे कि इसको डेराइव करके बताइए, तो कोई नहीं कर सकता, इवन कूलम तक नहीं कर सकता। ये क्या था, ऑब्जर्वेशन बेस्ड एक्सपेरिमेंट था, ठीक है ना। उसी आधार पर बताया गया था कि ये इस प्रकार से लॉ फॉलो होता है। तो उसी प्रकार से श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है, उसका डेरिवेशन नहीं है, ये श्रोडिंजर के दिमाग की उपज ही थी, ठीक है। हालांकि हम कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन अभी करने वाले हैं और एक वेव इक्वेशन का फॉर्म लेकर के आएंगे। तो कई बार उसको कह देते हैं कि ये डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंजर इक्वेशन, लेकिन वो डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंजर इक्वेशन नहीं है। श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन इज फंडामेंटल। मैंने एक शब्द बोला है फंडामेंटल, ठीक है ना। फंडामेंटल मतलब क्या हो जाएगा, मूलभूत है, यानी इसको आप व्युत्पन्न नहीं कर सकते, ये अपने आप में यूनिक है, ठीक है ना। हाँ, इसका यूज करते हुए आप खूब सारे इवेंट्स या घटनाओं को समझा सकते हो, लेकिन इसको डेराइव नहीं कर सकते हो।
तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, चूंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वेव इक्वेशन की, तो वेव के संदर्भ में कुछ बातें होंगी और आप इस चीज़ को जानते हो। हम लोगों ने ये एक टॉपिक समझ रखा है, डी ब्रोए हाइपोथेसिस। वो क्या कहता है कि कोई भी जो क्वांटम पार्टिकल होता है, मूविंग क्वांटम पार्टिकल, वो क्या होता है, इट रिप्रेजेंटेड बाय ए ग्रुप ऑफ वेव्स, अर्थात कोई भी गतिशील कण तरंगों के समूह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ क्या समझी थी कि जो कण है, आपका कण यानी जो पार्टिकल है, उसकी दो प्रकार की प्रकृति होती है। एक उसकी होती है कणीय प्रकृति, वो तो होगी, ठीक है ना, और दूसरी उसकी तरंगीय प्रकृति भी होती है। जिस प्रकार से हमने प्रकाश के संदर्भ में कहा था कि प्रकाश की जो बेसिक नेचर है वो क्या है, तरंगीय प्रकृति है, लेकिन वो तरंगीय प्रकृति के साथ साथ कणीय प्रकृति भी दर्शाता है। ठीक उसी प्रकार से जो कण है, जो पार्टिकल है, उसकी कणीय प्रकृति तो होती है, उसके साथ साथ वो तरंगीय प्रकृति भी दर्शाता है। इसीलिए हमने ये भी कहा था कि किसी भी क्वांटम पार्टिकल को आप तरंग के रूप में दर्शाते हो। फिर वो ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी की हमने बात की थी, उसको बिल्कुल फिजिकली अच्छे से समझ लिया था कि ग्रुप वेलोसिटी का तो फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, लेकिन फेज वेलोसिटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। अर्थात कोई जो क्वांटम पार्टिकल है, ठीक है ना, क्वांटम कण है कोई भी, तो उसको आप इंडिविजुअल वेव यानी एकल तरंग के द्वारा नहीं समझा सकते हो। वह हमेशा तरंगों के एक समूह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और उस तरंग समूह का जो वेग होता है वही उस कण का वेग होता है। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, बस मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं ताकि आप क्या कर सको, इस लेक्चर को आगे समझने से पहले थोड़ा कॉप अप कर सको सारे टॉपिक के साथ अपने। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या देख लिया कि तरंग की प्रकृति होती है। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब हम तरंग की प्रकृति की बात करते हैं तो कुछ तरंग के बेसिक गुण होते हैं, उनकी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक हमारे लिए और आसान हो जाए। मैं एक सिंपल क्लासिकल पार्टिकल की बात करूं, अगर आप क्लासिकल मैकेनिक्स में जाओ, कोई भी क्लासिकल वेव की बात करो, जैसे ध्वनि तरंग है या कोई तालाब है उसमें आपने पत्थर डाला तो आपको तरंगें निकलती हुई दिखेगी। तो कोई भी जो क्लासिकल पार्टिकल है या क्लासिकल वेव है, उसकी इक्वेशन को आप किस प्रकार से लिख सकते हो, इसको आप समझिएगा। इसको आप ऐसे लिखते हो, ए cos kx माइनस ओमेगा टी, इस प्रकार से लिख सकते हैं किसी भी तरंग के स्वरूप को। ये ए इसका क्या कहलाता है, ये ए इसका कहलाता है एम्पलीट्यूड या आयाम। ठीक है, और ये जो पूरा ब्रैकेट वाला पार्ट है ये क्या कहलाता है, फेज या इसको आप कह सकते हो कला। ठीक है, और ये क्या है, आयाम, और ये आपका क्या कहलाता है, विस्थापन। या एक तरह से ये वाई क्या दर्शा रहा है, कण की स्थिति को दर्शा रहा है, और जो ये वाई होता है वह स्थिति और समय का फलन होता है। इस y को आप क्या लिख सकते हो, y इज फंक्शन ऑफ x एंड t। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो समीकरण है ये क्या दर्शा रही है, इसमें x और t आ रहा है, तो एक पर्टिकुलर x यानी एक पर्टिकुलर बिंदु पर और एक पर्टिकुलर समय पर ही आपको क्या दर्शा रहा है, कण की स्थिति को ये दर्शा रहा है। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये एक सामान्य तरंग का समीकरण है जिसमें ये एम्पलीट्यूड है और ये फेज है। इस प्रकार यानी इस तरंग को आप अन्य रूप में भी लिख सकते हो, उसको भी हम देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। इसी तरंग को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ए साइन kx माइनस ओमेगा टी। ठीक है ना, ये भी सेम है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है ना, और इस तरंग को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ए एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा kx माइनस ओमेगा टी। ये सब आप जानते हो, ये सब आप प्रीवियस क्लासेज में पढ़ चुके हो। किसी भी तरंग को आप इस प्रकार से लिख सकते हो, ये भी सही है, ये भी सही है। ये सभी क्या है, तरंग के स्वरूप है, जिसमें ये इसका एम्पलीट्यूड पार्ट हो जाएगा और ये कला भाग हो जाएगा। तो ये आप जानते हो। तो अब इसको आप ध्यान से सुनिए और आगे नोट करते रहिए मैं क्या बता रहा हूं। अब देखिए, इसमें आप एक लाइन लिखिए, मैथमेटिकली ए मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है अभी मैं ब्रैकेट में आपको समझाऊंगा। मोनोक्रोमेटिक एंड अनडैम्प्ड, इसका भी क्या मतलब है उसको भी मैं बताऊंगा। प्रोग्रेसिव वेव मूविंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज। ठीक है ना, मैंने क्या लिखा है मैं इसको हिंदी में भी बोल दूंगा, चिंता मत कीजिए, बाई लैंग्वेज चलेगा ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या नहीं हो। और हिंदी इंग्लिश में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं एक एक चीज को बोल करके पूर्णतया स्पष्ट तरीके से आपको समझाऊंगा।
तो मैंने क्या लिखा है, पहले आप इसको इंग्लिश में समझा देता हूँ, फिर इसको हिंदी में बता दूंगा। मैथमेटिकली ए मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक को आप हिंदी में कहते हो एक वर्णी। एक वर्णी का मतलब क्या होता है कि ऐसा प्रकाश जिसकी तरंग दैर्ध्य क्या हो, समान हो, तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति समान हो, यानी उसकी आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य नहीं बदल रहा है। तो मोनोक्रोमेटिक को आप क्या कह सकते हो, इसके लिए कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट ओमेगा। कांस्टेंट ओमेगा भी कह सकते हो, लैम्बडा भी कह सकते हो, न्यू कुछ भी कह सकते हो, ठीक ना, एक ही बात है। तो मोनोक्रोमेटिक वेव का मतलब क्या होता है कि उस तरंग के लिए जो उसकी आवृत्ति होती है या तरंग दैर्ध्य होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। एंड अनडैम्प्ड, अनडैम्प्ड का मतलब क्या होता है, एक होता है मंदित। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में तरंग और दोलन का एक चैप्टर था जिसमें आपने 3 प्रकार के दोलन पढ़े थे, एक सरल आवर्ती दोलन पढ़ा था, एक अवमंदित दोलन पढ़ा था और एक प्रणोदित दोलन पढ़ा था। तो अवमंदित दोलन में आप क्या देख रहे थे कि जो तरंग आ रही थी उसका जो आयाम था वो समय के साथ घट रहा था, ठीक है ना। मंदन का मतलब क्या होता है, उसका आयाम घट जाना। लेकिन यहाँ बात किसकी की जा रही है, अनडैम्प्ड की। अनडैम्प्ड का मतलब क्या हो जाएगा कि उसका जो आयाम है वो समय के साथ नहीं बदलता है। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, कांस्टेंट ए। इन दोनों का मतलब भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। जनरली हम सीधा लिख देते हैं मोनोक्रोमेटिक अनडैम्प्ड, लेकिन इसका मतलब क्या वो भी आपको पता होना चाहिए। तो वापस देखिए, मैथमेटिकली ये मोनोक्रोमेटिक एंड अनडैम्प्ड प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, जो गतिशील है और किस डायरेक्शन में चल रही है, मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो उस तरंग को आप किस प्रकार से लिख सकते हो, आप जानते हो उस तरंग को हम कैसे लिख सकते हैं, ए एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, वेव को आप किस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। और इसको अब हम जब क्वांटम मैकेनिक्स में जाएंगे तो उसका एक नोटेशन होगा साई एक्स टी, ठीक है ना। अभी मैं सब बताऊंगा ये साई क्या है। साई पर पर्टिकुलर पूरा 1 या 2 लेक्चर होगा आपका, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स की जो कहते हैं ना, आप क्या कह सकते हो, एकदम सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल करके आएगी, साई आएगी। इस साई को आप तरंग फलन कहते हो, ये सब कुछ आगे आएगा। अभी आप सिर्फ इस चीज को समझिए। तो मैंने क्या कहा, गणितीय रूप में एक वर्णी तथा अनमंदित, अवमंदित नहीं अनमंदित अग्र दिशा में गतिशील तरंग जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है उसको निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। ये आप जानते हो, ठीक है। साई एक्स टी, और एक्स टी मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये जो वेव है वो एक पर्टिकुलर बिंदु पर और एक पर्टिकुलर समय पर आपको दर्शा रही है। वापस वही, ये इसका आयाम और ये इसका क्या है, कला पार्ट है, ठीक है। तो ये तो हमने क्या लिखा है, आप जानते हो इस चीज को। अब इस चीज को हम क्वांटम मैकेनिक्स से कैसे जोड़ेंगे, अब बताऊं मैं आपको कैसे जोड़ेंगे। आप ये जानते हो कि डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार प्रत्येक कण जो गतिशील है उससे एक तरंग संबद्ध होती है। अब ये तो थी परिकल्पना, लेकिन परिकल्पना को एक्सपेरिमेंटल एविडेंस किसने दिया, डेविसर जर्मन ने। डेविसर जर्मन के जो एक्सपेरिमेंट्स था उसके जो रिजल्ट्स आए, उन रिजल्ट्स के आधार पर आप क्या कह सकते हो कि प्रत्येक गतिशील कण से सदैव एक तरंग संबद्ध होती है। तो आगे आप क्या लिखोगे, आगे आप ये लिखोगे, इसमें आप लिखो, देखो, द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ऑफ डेविसन and Germer's experiment proved that a moving particle has wave character, ठीक है ना। ये आप जानते हो, क्या लिखोगे आप, डेविसर तथा जर्मर प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध होता है कि एक गतिशील कण तरंगीय प्रकृति या तरंगीय स्वभाव रखता है, ठीक है। ये आप जानते हो। और चूंकि ये तरंगीय स्वभाव रखता है तो उस तरंग को आप किस प्रकार से लिख सकते हो, इस प्रकार से लिख सकते हो, क्योंकि ये तो क्या एक तरंग का समीकरण है। और क्वांटम पार्टिकल तरंग है या नहीं उसको हमने किसके आधार पर कह दिया, इस डेविसर और जर्मर एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स के आधार पर हमने कह दिया कि क्वांटम पार्टिकल भी तरंगीय प्रकृति रखता है। तो आप क्या कर सकते हो, इस क्वांटम पार्टिकल को आप इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। तो आगे क्या लिखोगे, सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, यानी अब मैं किसको लिख रहा हूं, उस कण को लिख रहा हूं तरंग के रूप में। कैसे लिखोगे आप, सेम वही होगा, बस साई एक्स टी इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो हमने अभी क्या कह दिया,
फर्स्ट पैराग्राफ में तो हमने लिखा कि एक सामान्य तरंग को आप किस प्रकार से लिख सकते हो। दूसरे पैराग्राफ में हमने क्या बताया कि हम डेविसर जर्मर एक्सपेरिमेंट से ये जानते हैं कि क्वांटम जो पार्टिकल होता है वो तरंग की प्रकृति लेते हुए होता है, और तरंग की प्रकृति है तो उस कण को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको मैं साफ कर देता हूं, ठीक है ना। अब देखो, आप ये जानते हो कि जो ये आपने इक्वेशन लिखी है एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो यहां पर जो आपका के है, के क्या है, वेव वेक्टर या तरंग सदिश, और तरंग सदिश और ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या कोणीय आवृत्ति, ठीक है। वापिस लिख देता हूं, साई एक्स टी इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो जो आपका के है उसको आप कैसे लिखते हो, 2 पाई बाई लैम्बडा लिखते हो, और जो आपका ओमेगा है उसको आप क्या लिखते हो, 2 पाई न्यू भी लिखते हो, या इसको 2 पाई बाई टी, ठीक है ना। ये की बात है, टी क्या है, टाइम पीरियड, और के क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्बडा। तो ये के और ओमेगा तो क्या एक प्रकार से तरंग गुण है, और करस्पॉन्डिंगली अगर आप पार्टिकल प्रॉपर्टी देखना चाहो, कणीय गुणधर्म देखना चाहो, तो आपको पता है कण का हमेशा क्या होता है, कण का संवेग होता है, कण की ऊर्जा होती है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को लिंक करने का प्रयास करते हैं। तो आप ये जानते हो डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार लैम्बडा इजिकल टू क्या होता है, एच अपॉन पी होता है, ठीक है ना। क्वांटम मैकेनिक्स में आप इस चीज को जानते हो। तो अब देखो इन दोनों को मैं लिंक करता हूं, तो कैसे करूंगा, आप देखिए, लैम्बडा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 2 पाई अपॉन के एच अपॉन पी। यहां से क्या आ जाएगा, P इजिकल टू, या इससे मैं लिखता हूं K इजिकल टू P 2 पाई अपॉन एच। और आप एक चीज ये भी जानते हो कि जो H कट होता है वो होता है H अपॉन 2 पाई। तो यहां से आपके K क्या आ जाएगा, K आ जाएगा P अपॉन एच क्रॉस। आया कि नहीं आया, बिल्कुल सिंपल चीज है। यानी K को आप P के रूप में भी लिख सकते हो, P अपॉन एच क्रॉस, ठीक है। उसी प्रकार से आप एक चीज ये भी जानते हो, मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है, E इजिकल टू एच न्यू कहता है। तो चलो यहां से मैं न्यू लिख देता हूं, क्या हो जाएगा, ओमेगा के रूप में। ये देखिए एच न्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो ये देखिए ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो यहां से ओमेगा क्या आ गया, ओमेगा आ गया आपके 2 पाई अपॉन एच इंटू ई, और ये क्या है 1 अपॉन एच क्रॉस। तो यहां से आपके ओमेगा क्या आ गया, ई अपॉन एच क्रॉस। तो ये हमारी जो इक्वेशन थी, इसमें हम क्या करेंगे, के और ओमेगा को हटा करके पी और ई के रूप में लेकर के आएंगे। तो के को आप क्या लिख सकते हो, पी अपॉन एच क्रॉस, और ओमेगा को लिख सकते हो ई अपॉन एच क्रॉस। तो बढ़ते हैं आगे। बस अब ये सिंपल सी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है। मैं क्या कह रहा हूं, अभी हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल करके लाएंगे, ठीक है, जिसको हम नाम देंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। लेकिन आप बिल्कुल ये मत समझिएगा कि ये कोई डेरिवेशन है, ये सिंपल मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है बस, ठीक है ना। एक दो बार हाथ से करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में ये बड़ा क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है डेरिवेशन के रूप में, लेकिन वो डेरिवेशन है नहीं, वो एक मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है। तो चलो आगे बढ़ते हैं इसको वापिस। तो आपने क्या क्या निकाल लिया, आपने देखो इधर वापस लिख देता हूं, P अपॉन एच क्रॉस ये तो K हो गया, और E अपॉन एच क्रॉस आपका ओमेगा हो गया। तो चलो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, साई एक्स टी ए एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा, K की जगह लिख दूंगा P अपॉन एच क्रॉस एक्स माइनस E अपॉन एच क्रॉस टी, या इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहो तो A एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा अपॉन एच क्रॉस कॉमन ले लेता हूँ, पी एक्स माइनस ई टी, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, साई एक्स टी आ गया, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करूंगा, एक बार इस इक्वेशन 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करूंगा। तो क्या लिखोगे, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू टी ऑफ इक्वेशन 1। समीकरण 1 का एक बार टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये क्या हो जाएगा, और अवकलन भी आप कैसा करोगे, क्योंकि आपके देखो वेरिएबल क्या है, x भी है और t भी है। तो जब आप ये t के सापेक्ष कर रहे हो तो x को कांस्टेंट मानते हुए करो, याद रखिए आप, ठीक है ना। तभी ये क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव होगा। ये जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है उसका मतलब क्या होता है कि जितने भी चर हो, 1 2 3 4 जितने भी चर हो, उनमें से आप क्या करते हो, मान लो 3 चर है तो 2 को स्थिर रखोगे, किसी एक के सापेक्ष करोगे। 4 चर है तो 3 को स्थिर रखोगे, किसी एक के सापेक्ष करोगे। तो उसका मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव। तो जब आप यहाँ पर
टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो तो एक्स को क्या मानते हुए चल रहे हो, कांस्टेंट मानते हुए चल रहे हो, ये इनबिल्ट है। जब भी मैं इस प्रकार का साइन काम में लूंगा डेल साई बाई डेल टी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स क्या आपका कांस्टेंट है। तो डेल साई बाई डेल टी ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल का तो एक बार एज इट इज होता है, तो ये लीजिए आयोटा अपॉन एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी, और फिर टी का क्या हो जाएगा, टी का हो जाएगा आपके आयोटा अपॉन एच क्रॉस और माइनस ई, तो माइनस ई का 1, तो ये हो गया माइनस आयोटा ई। ये हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सिस्टमेटिक कर लेता हूँ एक बार। डेल साई अपॉन डेल टी, ये वापस क्या है मेरा, ये मेरा पूरा साई है वापस, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस आयोटा ई अपॉन एच क्रॉस साई। अब थोड़ा और सिस्टमेटिक कर लेते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ ई साई इजिकल टू माइनस ई साई इजिकल टू एच क्रॉस अपॉन आयोटा डेल साई अपॉन डेल टी। आयोटा को आप जनरली रखते नहीं हो, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा, तो नीचे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, इस -1 से ये माइनस कट जाएगा, तो फाइनली मेरे पास बचेगा क्या, फाइनली मेरे पास बचेगा ई साई इजिकल टू आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी। ये इक्वेशन नंबर 2, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये आगे काम आएगी। तो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 का एक बार टी के सापेक्ष अवकलन किया, तो हमें ये इक्वेशन मिल गई। अब हम क्या करेंगे, वापस इसी इक्वेशन का, ठीक है ना, इसी इक्वेशन नंबर 1 का क्या करेंगे, 2 बार अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, ठीक है। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, इसको मैं थोड़ा साइड कर लेता हूं, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन 1 ट्वाइस यानी क्या हो जाएगा, 2 बार करेंगे, एक बार करेंगे फिर वापस और करेंगे, ठीक है। नहीं तरीका है बस इसको आगे बढ़ने का। तो चलो करते हैं इस इक्वेशन का। तो पहले एक बार करते हैं, तो ये क्या हो गया, डेल साई बाई डेल एक्स, ये हो गया आपके ए एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा अपॉन एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी, और एक बार करोगे तो क्या हो जाएगा, ये साथ में आ जाएगा आपके आयोटा पी अपॉन एच क्रॉस। अब इसका वापस करोगे तो वापस कर लीजिए, चलो डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा, ए एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा अपॉन एच क्रॉस पी एक्स माइनस ई टी, ये भी एज इट इज रहने वाला है, आयोटा पी अपॉन एच क्रॉस, और फिर इसका वापस करोगे तो ये क्या आ जाएगा, एक पद और आ जाएगा, आयोटा पी अपॉन एच क्रॉस। बिल्कुल सिंपल सी मैथमेटिक्स है। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये लीजिए डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये तो वापिस साई बच जाएगा आपका पूरा, ये क्या है वापिस साई है, और इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर -1, तो ये आ जाएगा आपके, मैं इसको एक बार लिख देता हूँ, देखो माइनस पी स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, ये आ गया साई, ठीक है। तो एक इक्वेशन आपको यहाँ से क्या मिल गई, यहाँ से ये स्क्वायर साई इजिकल टू एच क्रॉस स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक इक्वेशन आपको ये मिल गई, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो ये सिंपल सी मैथमेटिक्स की हमने क्या किया, हमारी जो मेन वेव इक्वेशन थी उसका हमने एक बार टी के सापेक्ष अवकलन किया और 2 बार उसका एक्स के सापेक्ष यानी पोजीशन कोऑर्डिनेट के सापेक्ष अवकलन किया। तो यहाँ से आपको 3 इक्वेशन मिल गई, 1, 2 और 3। अब देखिए थोड़ा और इसको समझिए। अब आप ये जानते हो कि कोई भी कण गतिशील है तो उसकी ऊर्जा होगी, टोटल एनर्जी होगी, और टोटल एनर्जी को आप किस प्रकार से लिख सकते हो। अब यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ऐसे कण की जो नॉन रिलेटिविस्टिक है, ठीक है ना। कैसा कण है वो, नॉन रिलेटिविस्टिक। इसको यहाँ थोड़ा देखते हैं। नॉन रिलेटिविस्टिक का मतलब क्या होता है कि उसका जो वेग है वो इतना पर्याप्त कम है या इतना कम है कि उसको सी की तुलना में आप नगण्य मान के छोड़ सकते हो, ठीक है ना। या आप ऐसा कह सकते हो सी के कंपेरेबल नहीं है, तो उस स्थिति को आप क्या कहते हो, नॉन रिलेटिविस्टिक या अनआपेक्षिकता की स्थिति। तो उस स्थिति में कण की जो ऊर्जा होती है, टोटल एनर्जी, उस टोटल एनर्जी को आप कैसे लिख सकते हो, पी स्क्वायर अपॉन 2m। पी स्क्वायर अपॉन 2m क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस वी। वी क्या है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो ये क्या है, कण की टोटल एनर्जी है। कौन से कण की, आप चाहो तो ब्रैकेट लिख सकते हो, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, ठीक है ना।
क्योंकि रिलेटिविस्टिक पार्टिकल होगा तब उसके लिए तो mc², वो p² c² प्लस m0² c4 उस तरह की चीजें चलेगी, लेकिन अभी हम उसमें नहीं जा रहे, हम नॉन रिलेटिविस्टिक केस में चल रहे हैं। तो उस स्थिति में कण की ऊर्जा को आप किस प्रकार से लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो गई 4। आप यहाँ लिख दीजिएगा कि किसी अनआपेक्षिकीय कण की कुल ऊर्जा को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, जहां पर ये आपकी गतिज ऊर्जा और ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा। तो अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 4 बाई साई। मैं क्या करूंगा, ये जो इक्वेशन 4 है आपकी, इसको दोनों पक्षों को मैं क्या करूंगा, साई से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ई साई इज इक्वल टू p² अपॉन 2m साई प्लस v साई। आ गया। अब देखिए ई साई का मान आप यहां से रख लीजिए, p² साई का मान आप यहां से रख लीजिए। तो बस मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं इक्वेशन 2 और 3 से, तो क्या आ जाएगा देखो, आयोटा h क्रॉस डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू, ये माइनस में है तो ये लीजिए माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 साई अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस v साई। ये आपकी इक्वेशन आ गई। और ये क्या, एक प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, देखो आप डेल 2 साई अपॉन डेल x स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा साई मिलेगा। तो ये है बिल्कुल आपकी बेसिक श्रोडिंजर इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है। दिस इज द श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। और कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इसका क्या है, ये किस कण के लिए है, एक ऐसा कण जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में गतिशील है। क्योंकि आप किस में बात करो, केवल एक्स डायरेक्शन की बात करो, अभी हम क्या करें, केवल वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन एक ऐसे कण की है जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में गतिशील है और नॉन रिलेटिविस्टिक है, ठीक है ना। नॉन रिलेटिविस्टिक है तभी आप ऐसा लिख सकते हो। ये आपको एनी टाइम याद रहनी चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल वेरी बेसिक आपकी क्या है, इक्वेशन है। अब हमने ये तो बात की वन डायमेंशन की, अगर मान लो 3 डायमेंशन की बात करें तो क्या होगा, उसको भी नोट करते हैं। बस ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको आपने एक बार ढंग से सुन लिया, समझ लिया, तो फिर कोई दिक्कत आपके आगे आने वाली नहीं है। टाइम भले ही थोड़ा ज़्यादा लग जाए, लेकिन चीज़ों को बहुत इत्मीनान से और एक एक चीज़ को हम बोर्ड पर लिखते हुए ही करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि नई बुक है, बिल्कुल नया चैप्टर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इससे, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, वन डायमेंशन की है। तो अगर मान लो मैं लिखना चाहूँ फॉर 3 डायमेंशनल केस, ठीक है ना। 3 डायमेंशनल केस का मतलब क्या हो जाएगा, आप इसको कैसे लिख सकते हो, आयोटा h क्रॉस डेल साई बाई डेल टी, इसमें तो कोई फर्क पड़ना नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो x y z का कोई मतलब नहीं है। इसको आप कैसे लिखोगे, माइनस h क्रॉस अपॉन 2m। अब देखो अगर मान लो मैं y में लिखता, तो y में लिखता तो क्या आता, अब याद कीजिए, ये तो सेम रहता, ये आता डेल 2 साई अपॉन डेल y स्क्वायर, ये भी सेम रहता। z में लिखता तो ये भी सेम रहता, डेल 2 साई अपॉन डेल z स्क्वायर। तो ये पद तो कॉमन रहता, तो इसको मैंने कॉमन ले लिया और अंदर में सीधा ही लिख रहा हूँ। आप बिल्कुल आसानी समझ सकते हो कैसे मैं ये लिख पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 3 डायमेंशन, ठीक है। अब आप एक ऑपरेटर ये भी जानते हो, डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल जेड स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हो, इस प्रकार से लाप्लासियन ऑपरेटर होता है। तो इसका अगर मैं यूज करता हूं तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, मेरे पास इक्वेशन ये आ जाएगी, आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m, ये डेल स्क्वायर, ये साई तो मैंने कॉमन ले लिया इसलिए साई अलग से हो गया, और प्लस v साई। ये है आपकी श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन, द फेमस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 3 डायमेंशनल सिचुएशन या इन 3 डायमेंशनल केस। ठीक है, तो ये आपको पूरी याद रहनी चाहिए। ये 1 डायमेंशनल है, ये 3 डायमेंशनल है। तो हम लोग जो टॉपिक हम लोगों ने किया था श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन, तो हम ये श्रोडिंजर वेव इक्वेशन पर पहुंच गए। आप लोग इसको डेरिवेशन कह सकते हो, लेकिन ये डेरिवेशन नहीं है, ये बिल्कुल फंडामेंटल है। और अब आप इसको समझिए, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा क्या, साई मिलेगा। अभी मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा
मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि जब हम क्वांटम मैकेनिक्स को देखेंगे तो क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स को साथ साथ कंपेयर करते हुए चलेंगे, ताकि आपको पता चलेगा कि हर चीज़ का क्या सिग्निफिकेंस है। और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, साई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल पैरामीटर है, ठीक है ना। उसको समझने के लिए तो कम से कम मान के चलिए आप 2 लेक्चर तो पूरे लगने वाले हैं, क्योंकि थ्रू आउट द क्वांटम मैकेनिक्स आपके साई बार बार काम आने वाला है। तो यहाँ तक आपकी क्लियर हो गया होगा, -s×2m del स्क्वायर साई प्लस वी साई। वी आपकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब कभी कभी 2 शब्द काम में आते हैं, उसको भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। कई बार क्या काम में आता है कि टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, एक तो ये वर्ड काम आता है, और कई बार आता है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो इनका मतलब क्या होता है, ठीक है ना, इनको भी आपको समझना जरूरी है। तो ये टाइम डिपेंडेंट कब होगी और टाइम इंडिपेंडेंट कब होगी, उसको समझने के लिए बहुत बेसिक सी चीज है। वो क्या है कि देखो, आपका जो ये पोटेंशियल फंक्शन है, वी क्या है, पोटेंशियल फंक्शन या पोटेंशियल एनर्जी, एक ही बात है। वी बेसिकली होता क्या है, वी आपका इन जनरल अगर मैं बात करूं तो ये x पर भी डिपेंड करता है, ये y पर भी डिपेंड करता है, ये z पर भी करता है और t पर भी करता है। तो अगर आपका v इस प्रकार का है कि वो समय पर निर्भर करता है, समीकरण तो यही रहेगी। अगर वो समय पर डिपेंड कर रहा है तो उस केस में जो श्रोडिंगर इक्वेशन होगी उसको आप क्या कहोगे, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। याद रखिए, केवल v। और अगर v आपका ऐसा है जो समय पर डिपेंड नहीं करता है, यानी केवल एक्स वाई जेड पर ही करा है, यानी पोजीशन कोऑर्डिनेट पर ही करा है, तो उस स्थिति में आप श्रोडिंगर इक्वेशन को क्या कहोगे, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। इसको आप एरो लगा के नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और क्वांटम मैकेनिक्स में आगे जो भी आप इवेंट पढ़ोगे उनमें मोस्ट प्रोबेबली जो भी इवेंट्स होगी उसमें जो वी होगा वो टाइम इंडिपेंडेंट ही होगा। इक्वेशन तो यही रहने वाली है, इक्वेशन नहीं चेंज होने वाली है, केवल वी में परिवर्तन आएगा। वी एक्स वाई जेड और टी का फलन है या केवल एक्स वाई जेड का है या एक्स वाई जेड। अगर 1 डायमेंशन है तो वी केवल क्या हो जाएगा, वी एक्स हो जाएगा या वी वाई या वी जेड होगा। 2 डायमेंशनल है तो वी एक्स वाई या वाई जेड या एक्स जेड होगा, और 3 डायमेंशनल है तो वी एक्स वाई जेड होगा, और टी साथ आ जाएगा तो टाइम डिपेंडेंट हो जाएगी। तो ये एक पूरा डिस्क्रिप्शन था श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन का, जिसको मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। आप इस लेक्चर को बड़े इत्मीनान से सुनिएगा, एक एक चीज़ को ध्यान से नोट कीजिएगा, बिल्कुल आराम से। यहाँ पर अगर आपका बेसिक्स क्लियर होता चलेगा तो आगे के लेक्चर्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको और आगे अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।